वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे क्लरिकल का मेंस हो या पीओ के मेंस हो, दैट इज स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यहां हमें करना क्या होता है। देखिए यहां इस पर्टिकुलर केस में आपको एक स्टेटमेंट मेंशन होता है और उसके बाद उस पर कुछ कोर्स ऑफ एक्शन गिवन होता है। स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली एक सिचुएशन के फॉर्म में होता है। तो स्टेटमेंट जनरली जो यहां गिवन होता है वो एक सिचुएशन आपको गिवन होता है और उस सिचुएशन की प्रॉपर एनालिसिस करके हमें यह फाइंड आउट करना होता है कि इस पर रिक्वायर्ड क्या एक्शन लिया जाए टू इंप्रूव द सिचुएशन। ये ध्यान रखिएगा, हमें सिचुएशन की इंप्रूवमेंट के लिए सोचना होता है। तो सबसे पहली बात, हम उन एक्शंस को यहां कंसिडर करेंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशन हो हमारे स्टेटमेंट से। कुछ पॉइंट्स है, मैं ये लिखवा दे रहा हूं। इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट और एक रेलेवेंट एक्शन भी हो, यह भी ध्यान रखिएगा, एक रेलेवेंट एक्शन हो सबसे पहली बात। तो इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट एंड रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या, देखिए वैसे एक्शंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम कॉमनली जनरली लेते हैं, हम उन्हें कंसिडर करेंगे। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है तो हम किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, या रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी एक सिचुएशन आपको मिल गया कि मान लीजिए किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे ही जो न्यूज़ है वो हम साल दर साल वो कहीं ना कहीं हमने पास्ट में देखा है। तो जैसे पास्ट में एक्शंस लिए गए हैं तो उन रिपीटेटिव एक्शंस को भी हम यहां कंसिडर एज प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि वैसे एक्टिविटीज जो डे टू डे लाइफ में जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं, जनरल एक्टिविटीज ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। थर्ड थिंग जो आपको यहां ध्यान रखना है, वैसे एक्शंस जो प्रैक्टिकली फीजिबल हो, जो प्रैक्टिकली फीजिबल हो, यानी वो एक्शंस को कंसिडर करेंगे जो डे टू डे लाइफ में लिया जा सकता है। यानी ऐसे एक्शंस जो बिल्कुल भी इमेजिनरी हैं या पॉसिबल नहीं है लेना, उसे हम यहां कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि हम उस एक्शन को कंसिडर करेंगे जो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव आउटकम देगा। पॉजिटिव रिजल्ट जिससे निकले, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव आउटकम आए, यानी कि हमारी सिचुएशन के इंप्रूवमेंट के लिए हमें एक्शंस लेना होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहां फिलहाल ध्यान में रखना होगा वाइल डीलिंग विथ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो आइए चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके बाकी की बातें करते हैं। चलिए, तो यहां मैं पहले डायरेक्शन को पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा ये। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज अ गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन, नंबर्ड 1 and 2। अ कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इंप्रूवमेंट, फॉलो अप एंड फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम और पॉलिसी। तो यानी स्टेटमेंट में जो भी सिचुएशन मिलेगा वो या तो एक प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा या उसकी पॉलिसी के फॉर्म में होगा। तो अगर पॉलिसी के फॉर्म में है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये हमें देखना होगा। अगर प्रॉब्लम के फॉर्म में है तो उस प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें ये देखना होगा।
और अगर ये सिचुएशनल होगा तो उस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करें ताकि हमारा जो सिचुएशन है वो ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटकम दे। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो भी स्टेटमेंट में कही गई बात है उसे ऑलवेज ट्रू कंसिडर करना है। एंड देन डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज। तो उनमें से फिर डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए 5 ऑप्शंस हैं। पहला है इफ ओनली 1 फॉलोज, सेकेंड है इफ ओनली 2 फॉलोज, थर्ड है इफ ईदर 1 और 2 फॉलोज, फोर्थ नीदर 1 नॉट 2 फॉलोज, एंड फिफ्थ 1 and 2 बोथ फॉलो। चलिए, तो अब जरा बढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, तो यहां एक सिचुएशन गिवन है। मेनी पीपल इन द कोस्टल टाउन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो पिछले कुछ महीनों से एक कोस्टल टाउन है और इस कोस्टल टाउन के मेनी पीपल, मेनी मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो सांस से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं। तो ऐसे केस में अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। तो अब देखिए, इस पर कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट हमें गिवन है। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। क्या ये एक्शन रेलेवेंट है? तो जी बिल्कुल, ये एक्शन रेलेवेंट है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक हेल्थ प्रोफेशनल की टीम बनाकर भेजनी चाहिए। क्यों भेजनी चाहिए? क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन है मेनी पीपल, कई लोग बीमार हैं, तो उन्हें एक स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत है ताकि वो उनका इलाज कर सके। तो पहला एक्शन तो बिल्कुल रेलेवेंट लग रहा है हमारे सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एक्शन को देखते हैं। The people suffering from such diseases should be kept in a special ward and put through proper medication। यानी जो भी लोग यहां सफर कर रहे हैं उन्हें एक स्पेशल वार्ड में रखना चाहिए और उनकी प्रॉपर इलाज होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये दो ऐसी चीजें हैं। सेकेंड वाला एक्शन भी यहां रेलेवेंट है कि उनको एक प्रॉपर इलाज उनका होना चाहिए। इस वजह से उनको एक अलग से आप कह सकते हैं वार्ड में, स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करके उनका अलग से इलाज करना चाहिए। यानी यहां ये दोनों के दोनों एक्शन जो हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट हैं हमारे स्टेटमेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम आंसर करेंगे बोथ 1 and 2 फॉलोज। ये दोनों के दोनों एक्शंस रिक्वायर्ड हैं हमारी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। There has been a substantial drop in the number of people opting for new telephone connection from the public sector telephone company in the recent months। तो पिछले कुछ महीनों से जो पब्लिक सेक्टर हमारी टेलीकॉम कंपनी है उनके नए क्लाइंट की टेली में, मतलब नए क्लाइंट, नए कस्टमर्स के जो है उनमें ड्रॉप आया है। नए कस्टमर के नंबर्स में क्या आया? ड्रॉप आया। अब किस तरीके से टेलीफोन कंपनी को डिसीजन लेना चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन को इंप्रूव कर सके। तो देखिए, पहला क्या मिल रहा है कोर्स ऑफ एक्शन। द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेटअप अ कमिटी टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द ड्रॉप। तो देखिए, ये बिल्कुल एक रेलेवेंट एक्शन है। अगर आपके भी साथ ऐसा होता है कि कहीं आप एक सिचुएशन, यानी आपकी कोई कंपनी हो और प्रॉफिट मेकिंग थी और अचानक से वो लॉस मेकिंग हो जाए, तो आप पहले उसके रीजन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तो हम उसे रेक्टिफाई करने की बात करेंगे। तो रीजन फॉर द ड्रॉप ये ढूंढना बहुत जरूरी है, यानी ये एक्शन एक रेलेवेंट एक्शन है। सेकंड क्या है? द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर न्यू स्कीम्स विथ वैल्यू एडेड सर्विसेज टू वू द न्यू क्लाइंट्स। यानी नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नए स्कीम्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज निकालने होंगे। तो जाहिर सी बात है, फिलहाल अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, जब तक आप रीजन वो ढूंढ रहे हैं, तब तक आप नए स्कीम्स और इस चीजों से, ऐसी चीजों से कस्टमर को क्या करें? अट्रैक्ट करें, ताकि आपकी क्लाइंटेली में फर्दर ड्रॉप ना हो। तो ये दोनों के दोनों एक्शन जो हैं वो हमारी इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल
परफेक्ट बैठते हैं। यानी यहां भी अगर हमसे पूछा जाए विच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज, तो आर आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आई होप सो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन कैसे गिवन है, हम उसकी एनालिसिस कैसे कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेना है ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं जरा स्टेटमेंट नंबर 3। तो तीसरा स्टेटमेंट मिल रहा है, ये सिचुएशन देखिए, अ स्पीडिंग ट्रक हैज सीरियसली इंजर्ड मेनी पर्सन्स स्लीपिंग ऑन द रोड साइड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कुछ लोग थे जो सड़क के किनारे सो रहे थे और एक स्पीडिंग ट्रक ने कई लोगों को वहां कुचल दिया है। अब इस पर देखिए पहला एक्शन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन द पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए कि कोई भी लोग सड़क किनारे नहीं सोएंगे। अब आपको यह सोचना होगा कि हमारे इंडिया में जिस तरह से हमारे देश का सिचुएशन और सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग लोगों को सड़क पर कोई क्यों सोता है। जाहिर सी बात है उसके पास रहने को कहीं घर नहीं होता, इस वजह से वो सड़क पर उनका सोना उनकी मजबूरी होती। तो इस मजबूरी की वजह से वो सो रहे हैं, तो उनको सड़क से इस तरीके से हटाना ये एक कहीं किसी भी तरीके से फीजिबल नहीं है। हाँ, आप उनको घर कहीं दे देते, वो एक सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लगता कि अगर आपने उनके लिए कोई घर बना दिया और उनको बोल दिया घर में शिफ्ट कर जाए, तो ये एक बहुत लंबा सॉल्यूशन है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। यानी कि पहला जो एक्शन है वो कहीं से भी सही नहीं लग रहा कि आप उन्हें रोड साइड सोने में बैन कर दें। गलती ट्रक वाले की है, लोगों की नहीं। लोग तो रोड के साइड में सो रहे थे, ट्रक वाले की गलती है। तो एक्शन जो लेना चाहिए वो ट्रक वाले के अगेंस्ट लेना चाहिए। इस वजह से पहला एक्शन यहां वैलिड नहीं है। आइए चलिए बढ़ते हैं जरा दूसरे एक्शन की ओर। सेकेंड एक्शन हमें क्या गिवन है, द ड्राइवर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक शुड बी नैब्ड एंड ट्राइड फॉर द क्राइम ही कमिटेड। यस, ये एक एक्शन जो है वो बिल्कुल लॉजिकल एक्शन है कि ट्रक ड्राइवर को पकड़े जिसने ये एक्सीडेंट किया है, उसे पकड़कर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अपनी स्टार्ट करें। तो यहां जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर काम किस तरीके से करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द एपेक्स कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट there is a need to bring in a mechanism in the government functions to make them transparent। तो कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट जो फंक्शंस हैं उसको क्या किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो ये एक डिसीजन है। अब इस डिसीजन को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंप्लीमेंट करने के लिए वो क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए उसको क्या एक्शन लिया जाएगा, दैट शुड बी आवर आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक डिसीजन आपको गिवन होता है उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, दैट शुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। टू इंप्लीमेंट एनी डिसीजन और अनाउंसमेंट, किसी तरह का कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, दैट विल बी द एक्शन। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग और इंप्लीमेंट क्या होगी, ये हमारे एक्शंस में आएंगे, इंप्लीमेंट एंड प्लानिंग। कि इसको किस तरीके से फ्रेम किया जाए या इस डिसीजन को किस तरीके से हम फर्दर वर्क करें, उसकी प्लानिंग करें और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन करें। तो अब जरा आइए इसके कोर्स ऑफ एक्शन पर। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपॉइंट अ टास्क फोर्स टू वर्क आउट द मोडालिटीज। तो गवर्नमेंट को एक टास्क फोर्स बिठाना चाहिए और ये देखा जाए, ये करना चाहिए कि इस पर कैसे इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाया जा सकता है, इस पर वर्क करना चाहिए, इसकी मोडालिटीज पर। तो जाहिर सी बात है इंप्लीमेंटेशन की बात होने लगी, तो कोर्ट के डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन की बात होने लगी, यानी कि इसे हम एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर करेंगे। लेकिन सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू द एपेक्स कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स डायरेक्टिव। गवर्नमेंट को कोर्ट को अपील करना चाहिए कि एक बार वापस से आप जरा सोच लें। तो क्या ये कहीं से भी एक फिजिबल चीज लगेगा? तो आपको देखना होगा कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल फेयर है, ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होने के लिए गवर्नमेंट इसके खिलाफ नहीं जा सकती। तो ये कहीं से भी एक एक्शन वैलिड नजर नहीं आ रहा, सेंसिबल एक्शन नहीं है। तो यहां हमारा आंसर होगा
only first conclusion follows. तो here the answer will be only conclusion one follows. Okay. इसी तरह बढ़ते हैं जरा फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? There has been an unprecedented increase in the number of students applying for admission to the first standard in a local school, making it difficult for the school authority to convince parents of rejected applicants. तो अब क्या हो गया कि एक स्कूल के एडमिशन के लिए, दाखिला के लिए कई सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। अब जिसकी वजह से स्कूल अथॉरिटी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जिनके कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी जो रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में स्कूल को क्या करना चाहिए? तो देखो, पहला एक्शन हमें मिला, द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर। तो स्कूल को क्या करना चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लग रखना चाहिए जिसके थ्रू ये एक क्राइटेरिया है, जो भी बच्चा इसको सेटिस्फाई करेगा हम उसका दाखिला लेंगे, जो इन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा हम उसका दाखिला नहीं लेंगे। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन जो है वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बिठाने से यस, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला एक्शन तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि एक क्राइटेरिया हम लोग रख लें जिससे बच्चों का सिलेक्शन करना है या रिजेक्शन करना वो डिसाइड हो जाए। जैसे आप अगर बात करें, जितने भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं तो उसमें देखो एग्जामिनेशन होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इससे पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तब कैंडिडेट अगले प्रोसेस के लिए जाता है, यानी रिटन एग्जामिनेशन। उस रिटन एग्जामिनेशन को पास करता है, फिर कैंडिडेट नेक्स्ट रिटन मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जाता है, देन फर्दर इंटरव्यू। तो ये क्या है? स्क्रीनिंग है। तो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस अगर हो जाएगा तो पेरेंट्स को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सेकंड को देखते हैं। द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल इन द एरिया टू एकोमोडेट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। यानी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको एकोमोडेट करने के लिए पास में ही एक नया स्कूल खोल देना चाहिए। देखिए, नया स्कूल खोलना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये शॉर्ट नोटिस पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि वैसी चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है हम उसे एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। तो इन अ शॉर्ट नोटिस वी कैन नॉट ओपन अ स्कूल, ठीक है। तो इस वजह से जो सेकंड एक्शन है वो फीजिबल नहीं होने की वजह से वैलिड नहीं है। यानी अगर हमसे यहां पूछा जाए कि विच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज, आवर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट वन फॉलोज। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी स्कूल नहीं बना सकते। सो यहां यह ध्यान रखना है, जो इमीडिएट एक्शन है वो हमें लेना होगा। अगर कोई इमीडिएट एक्शन लिया ही नहीं जा सकता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, लेकिन जनरल केसेस में हमें इमीडिएट एक्शन सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द ड्रेस कोड स्टिपुलेटेड बाय द कॉलेज अथॉरिटी इन द एडमिशन ब्रोचर। यानी प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया है कि जो एडमिशन ब्रोचर में बताया गया है ड्रेस कोड, बच्चों को वही पहनकर आना होगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है। अब आइए जरा इस पर एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। दोज स्टूडेंट्स हु आर फाउंड टू वायलेट द ड्रेस कोड शुड बी रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। यानी जो उस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करता पाया गया उसे कॉलेज से क्या कर देंगे? रस्टिकेट कर देंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो डिग्री ऑफ क्राइम होता है उसी लेवल का पनिशमेंट भी होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। चोरी की सजा आप फांसी नहीं दे सकते क्योंकि डिग्री ऑफ क्राइम छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम पनिशमेंट दे सकते हैं। तो डिग्री ऑफ क्राइम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट ये जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। जैसी डिग्री ऑफ क्राइम
वैसा पनिशमेंट होना चाहिए। तो ड्रेस कोड नहीं फॉलो करने से स्कूल रस्टिकेट कर देगा, ये जो है ये थोड़ा सा हार्श हो जा रहा है पनिशमेंट। ठीक है, हाँ आप उन्हें वार्न कर सकते हैं, आप उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसके चक्कर में रस्टिकेट कर दें, ये कहीं से भी वैलिड नहीं है। तो पहला जो एक्शन है वो यहां वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जरा सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं। दो स्टूडेंट्स हु आर फाउंड टू वायलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी रिप्रिमेंडेड एंड बी वार्न्ड अगेंस्ट फर्दर वायलेशन। यानी जब पहली बार कोई कैंडिडेट पकड़ा जाता है जो ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाए, उन्हें वार्न किया जाए। इसका मतलब ये थोड़ा सा जो एक्शन है ना, ये हमारे क्राइम, डिग्री ऑफ क्राइम के लेवल का है पनिशमेंट, यानी ये बिल्कुल भी एक सही तरीका है, तो हम इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यानी एक्शन भी वैसा देखना होगा जो हमारे क्राइम, डिग्री ऑफ क्राइम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट, इनको सिंक्रोनाइज करके चलना होगा। ठीक है ना, यानी यहां अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे ओनली सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकेंड फॉलोज। ओके, नाउ कम टू द seventh question. The railways have decided to repair the main track within the city on the following Sunday and have decided to suspend its operations for the whole day. तो देखिए, रेलवे ने डिसाइड किया है कि मेन ट्रैक को रिपेयर करने के लिए जो आने वाला संडे है उस पूरे दिन ऑपरेशन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, और बंद करने के बाद उसको रिपेयर करेगा, पूरे एक दिन के लिए बंद कर देगा, होल डे। अब जरा एक्शन पर आइए। पहला एक्शन, द रेलवे अथॉरिटी शुड इशू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस टू ईज इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स। जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले संडे अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उस डिसीजन को जब ले रहे हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो जो पैसेंजर्स जिनको संडे को ट्रेन पकड़ना था उनको किसी भी तरह से ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि इस संडे यहां जो है इस पर्टिकुलर स्टेशन पर जो भी काम है वो वर्क नहीं होगा, तो ताकि वो अपनी रीप्लान कर लें या रीशेड्यूल कर लें। तो ये ध्यान में रखना है कि यानी जो पैसेंजर्स हैं उनकी इनकन्वीनियंस का ध्यान रखना है कि उनको इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्शन दिख रहा है, वैलिड एक्शन दिख रहा है, दैट इट शुड इशू अ नोटिस वेल इन एडवांस टू ईज इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर। तो बिल्कुल 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 उनकी असुविधा को मद्देनजर रखते हुए पहले क्या कर लेना चाहिए, नोटिस निकाल देना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल भी वैलिड एक्शन नजर आ रहा है, यानी इसे तो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखोगे ना तो ये रेगुलर एक एक्टिविटीज है ना, रेगुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन है जो कहीं भी होता है। किसी भी अगर रेलवे स्टेशन के मेन ट्रैक को रिपेयर किया जाएगा तो ये एक एक्टिविटी है कि पहले ही अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि भैया इस पर्टिकुलर डेट पर आपका ये स्टेशन पे इस तरह के ऑपरेशंस नहीं होंगे। ठीक है, आइए सेकंड को देखते हैं। ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर आवर्स शुड बी स्टॉप्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट। अब देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये भी तो सर सही है कि उनको रोक देना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जितने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनको रोक देना चाहिए। अब रोकना जो होगा वो तो पूरे दिन के लिए रोकना होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो पूरा दिन चलना है इनका रिपेयरिंग का। तो पूरे एक दिन के लिए क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को रोकना फीजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हां, आप उनका रूट डाइवर्ट कर सकते हैं फॉर अ डे, एक दिन के लिए आप रूट डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेन को मान लीजिए लंबी दूरी की ट्रेन है जो 24 घंटे या 48 घंटे का डिस्टेंस मतलब टाइम लेती है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उसको एक दिन वहीं रुक जाना पड़ जाए तो उसका तो भैया एक पूरा दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा।
तो पैसेंजर को, उनके भी पैसेंजर को इनकन्वीनियंस होगा। तो आपको इन सभी बातों को यहां ध्यान रखना होगा। और कितनी सारी ट्रेन होंगी जिनको रोकना पड़ जाएगा, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। यहां बेसिकली क्या बोला गया है कि रिपेयर आवर्स शुड बी स्टॉप्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट। सिटी लिमिट के बाहर रोकना नहीं, रोक आप नहीं सकते। हां, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ डे आप उनके रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं। रूट को क्या कर सकते हैं? डाइवर्ट। तो डाइवर्जन इज द सॉल्यूशन, नॉट स्टॉपिंग। यानी जो सेकेंड एक्शन है वो वैलिड नहीं है। तो यहां हम आंसर करेंगे ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज वैलिड। ठीक है, चलिए इसी तरह बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। ओके, 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। मेनी मोटरिस्ट ड्राइविंग ऑन द हाईवे विद इन द सिटी आर फाउंड टू बी ड्राइविंग मच बियॉन्ड द परमिसिबल स्पीड लिमिट। यानी बहुत से मोटरिस्ट ऐसे हैं जो हाईवे पे के दौरान जो स्पीड लिमिट गिवन है हाईवे की, उससे कई ज्यादा, कई तेज गाड़ी चलाते हैं। अब इस पर एक्शन क्या गिवन है? तो एक एक्शन गिवन है, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स should personally monitor the movement of vehicles on the highway within the city। तो शहर के अंदर जो भी गाड़ियां चल रही हैं उनको पुलिस ऑफिशियल्स क्या करें? पर्सनली मॉनिटर करें। अगर पुलिस ऑफिशियल पर्सनली मॉनिटर करेंगे तो सिर्फ ये करने से तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, है ना। पर्सनली मॉनिटर करना, और ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हर एक गाड़ी पर नजर रखा जा सके किसी पुलिसमैन के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात यह भी कि पर्सनली मॉनिटर करने से पूरा काम नहीं होगा। आप उसको पर्सनली मॉनिटर इंडिविजुअली करते रहेंगे, कोई फायदा इससे नहीं निकलेगा। नो रिजल्ट विल बी फाउंड ऑब्टेन्ड। तो पहला एक्शन तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। दूसरा देखिए, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड पनिश एरिंग ड्राइवर्स। तो जो ड्राइवर्स इस तरीके से काम करते हैं उनको आइडेंटिफाई और पनिश करने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, मैकेनिज्म तैयार करने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाए जिससे यह पता चले कि इस तरह के कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करती हैं, और उसके खिलाफ फिर क्या किया जाए, जो हम लोग चालान करते हैं, एक्शंस लेते हैं वो। तो सेकेंड वाला जो एक्शन है वो मोर ओवर एक वैलिड एक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉयज इन द रिनोन्ड बीपीओ कंपनी हैव लेफ्ट देयर जॉब्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम बाय द कंपनी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है कि बहुत से जो बीपीओ के, एक बीपीओ कंपनी के कई एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी है ना। क्यों छोड़ दिया है, रीजन क्या है? तो रीजन मेंशन है कि जो बीपीओ कंपनी के द्वारा जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है या अमानवीय व्यवहार है उसकी कारण इन्होंने छोड़ दिया है। अब देखिए इस पर एक्शन क्या गिवन है। पहला एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। देखिए प्रॉब्लम है कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो बीपीओ कंपनी कर रही है वो, तो उसके खिलाफ आप अगेन वही बात याद रखिएगा, क्या? डिग्री ऑफ क्राइम एंड डिग्री ऑफ पनिशमेंट। इसके एवज में आप कंपनी को बंद कर देंगे? नहीं, आपको कंपनी को वार्न करना चाहिए, आपको कंपनी को बताना चाहिए कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, या छोटे मोटे एक्शंस आपको लेने चाहिए। जिस तरीके से आप फाइन ले सकते हैं कंपनी से, ये सारे एक्शंस ले सकते हैं। आप कंपनी को बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है कि ये तो पहला एक्शन तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। दूसरा एक्शन देखिए क्या है। सेकेंड एक्शन है, द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशंस टू सम अदर प्लेस टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। यानी बीपीओ कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने ऑपरेशन को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना चाहिए। अगेन ऑपरेशन को शिफ्ट कर लिया मतलब मान लीजिए बीपीओ कंपनी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गई, लेकिन उस कंपनी की जो वर्क कल्चर है वो वर्क कल्चर में तो चेंज नहीं आया। हमें तो उस कंपनी के वर्क कल्चर को चेंज करना है, हमें कंपनी के वर्क कल्चर को चेंज करना। कंपनी की लोकेशन को चेंज करने से कंपनी का वर्क कल्चर चेंज नहीं होगा।
इट मींस सेकेंड एक्शन भी हमारे इस सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों ही एक्शंस वैलिड नहीं है, यानी राइट आंसर शुड बी नीदर वन नॉर टू फॉलोज। तो यहां आंसर करेंगे नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। The management of the organization has issued a circular to all its employees stating that each employee must report for duty at 10 a.m. sharp and should remain in his her workplace till 5:30 p.m. every day. तो एक सर्कुलर निकाला मैनेजमेंट ने कि एम्प्लॉयज शार्प 10 बजे आ जाने चाहिए, अपने टेबल पे होने चाहिए और 5:30 बजे तक अपने वर्क प्लेस पर होने चाहिए, यानी 10 to 5:30 का टाइम ये इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए, तो अब इस पर देखते क्या एक्शन है। पहला एक्शन मिल रहा है, द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई सच एम्प्लॉइज हु मे नॉट एडहेयर टू द टाइम शेड्यूल। तो अब देखिए, मैनेजमेंट ने सर्कुलर निकाला, एक तरह का डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने का तरीका तो हमें ढूंढना होगा ना। तो बिल्कुल मैनेजमेंट को कोई एक ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए जिससे कि वो एम्प्लॉयज जो टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, है ना। तो पहला जो एक्शन है वो बिल्कुल भी वैलिड है, ठीक है। मैकेनिज्म लाइक बायोमेट्रिक्स होता है, बहुत सारे में पासवर्ड से होता है, तो कई सारी चीजें जिससे उनके टाइमलीनेस का पता चल जाएगा एम्प्लॉय के। सेकेंड देखिए, all such employees who are found to be failing to maintain time schedule should be summarily suspended। यानी वैसे एम्प्लॉयज जो उस टाइम शेड्यूल को फॉलो करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं उनको फॉर अ शॉर्ट नोटिस क्या किया जाए, सस्पेंड किया जाए। तो जाहिर सी बात है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन इसे फॉलो नहीं कर रहा, और जो आइडेंटिफाई हो गए हैं उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शंस भी लेना चाहिए ताकि इसका इफेक्ट बाकी सारे इंप्लॉयज पर यह पड़े कि हमें टाइमलीनेस को मेंटेन करना होगा। यानी यस, फॉर अ शॉर्ट नोटिस अगर इन्हें सस्पेंड किया जाए तो ये एक एक्शन ऐसा होगा जिससे वो इस एक्टिविटी को अब रिपीट नहीं करेंगे और टाइमलीनेस को मेंटेन करेंगे। यानी अगर हम यहां आंसर करें तो ये दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो रेलेवेंट है। तो आई होप सो, यानी कि यहां पर अगर हम आंसर करें तो आंसर करेंगे बोथ 1 and 2 फॉलोज। सो उम्मीद करता हूं कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से काम करना होता है, आपको उसके सारे बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। हम आगे क्रिटिकल रीजनिंग के जब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।